हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 11th का अकाउंटेंसी। पिछले वीडियोस के अंदर हम स्टार्ट किए थे कुछ बेसिक टर्म्स जिसका मतलब जानना जरूरी है इन ऑर्डर टू रीड अकाउंटेंसी। पिछले क्लासेस में हम 13 टर्म्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो कि अकाउंट्स में यूज होता है अकाउंट्स पढ़ते वक्त। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जो हमारा पॉइंट नंबर 14 होगा, नाम है उसका डेप्रिसिएशन। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो मैं बता दूं कि हम लोग कंप्लीट सिलेबस अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल के अंदर। अगर तुम चैनल में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक होगा, ऐप को डाउनलोड कर लो। वहाँ पे बहुत सारे नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वीडियोस और सब कुछ अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर भी एक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। उस व्हाट्सएप नंबर पे अगर तुम चाहो तो मैसेज कर सकते हो, जिससे तुमको हम ग्रुप्स में ऐड करेंगे जहाँ पे एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बेसिकली फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जो फिक्स्ड एसेट होता है ना, एसेट तीन टाइप का होता था, याद होगा। पहला था फिक्स्ड एसेट या नॉन करेंट एसेट, दूसरा था करेंट एसेट, तीसरा था फिक्टिशियस एसेट। तो जो हमारा नॉन करेंट एसेट या जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उसका जो वैल्यू गिरता है, उस वैल्यू गिरने को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सर वैल्यू क्यों गिरेगा? बेटा एसेट पुराना हो जाता है, यूज कर करके एसेट्स ओल्ड हो जाता है, पुराना हो जाता है। और जब कोई चीज पुराना हो जाता है तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, राइट। तो फिक्स्ड एसेट का जो फॉल इन द वैल्यू है दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। ठीक है, देखना, डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन फिक्स्ड एसेट। ध्यान रखना कौन से एसेट के बारे में है ये, ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। बिकॉज ऑफ क्या क्या रीजन हो सकता है डेप्रिसिएशन का? डेप्रिसिएशन का टोटल 4 रीजन हो सकता है। पहला उसके अंदर यूसेज। यूसेज मतलब हम कोई सामान यूज कर लिए और यूज कर लिए तो वो पुराना हो गया, और पुराना हो गया इसीलिए उसका जो वैल्यू है वो कम हो गया। दूसरा है टाइम। टाइम मतलब पुराना हो गया, ओल्ड हो गया है, 5 साल 10 साल पहले खरीदे थे तो अब उसका वैल्यू कम हो जाएगा। तीसरा रीजन है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब ठीक से समझना, ऑब्सोलेंस का मतलब होता है जब कोई नया टेक्नोलॉजी आता है मार्केट में तो जो पुराना टेक्नोलॉजी है उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो ये जो फॉल इन द वैल्यू ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज ऑब्सोलेंस। जैसे आईफोन 15 आएगा तो 14 का वैल्यू कम हो जाएगा, आईफोन 16 आएगा तो 15 का वैल्यू कम हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेंस। कोई नया टेक्नोलॉजी आ जाता है, कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है तो उसके पुराने वाले का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है, दैट इज ऑब्सोलेंस। और जो चौथा रीजन है वो है एक्सीडेंट। अगर कोई जैसे गाड़ी है, नया गाड़ी है, लेकिन अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसका वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ हुआ गाड़ी का रीसेल वैल्यू काफी कम होगा, राइट। तो 4 रीजन हो सकता है कोई भी एसेट का वैल्यू कम होने का। पहला उसके अंदर है यूसेज, सेकेंड रीजन है टाइम, तीसरा रीजन है ऑब्सोलेंस और चौथा रीजन है एक्सीडेंट। क्लियर? It is an allocation of cost of fixed asset in each accounting year during its estimated useful life. Depreciation एक तरीका है जिससे हम टोटल कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट को एलोकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद इन इट्स यूजफुल लाइफ। जैसे एग्जांपल देता हूं तुमको, जैसे आज हम एक फर्नीचर खरीदे, लेट्स से फॉर 10,000 रुपीज। अभी फर्नीचर लेट से 10 इयर्स चलेगा और 10 साल बाद ये बेकार हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा ये और रीसेल नहीं होगा। ठीक है, तो 10,000 खर्चा किए और 10 साल फायदा मिलेगा।
तो डेप्रिसिएशन क्या करता है, टोटल कॉस्ट 10,000 को एलोकेट करता है डिफरेंट ईयर्स के बीच में। मतलब हर ईयर का खर्चा कितना है, रफली 1000 पर ईयर। तो ये 1000 पर ईयर क्या है, दिस इज डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है? तो डेप्रिसिएशन क्या है, एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द फिक्स्ड एसेट, दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। क्लियर है ये? उसके बाद का टॉपिक है रिसीट्स। ठीक है, रिसीट्स कुछ नहीं है, रिसीट का मतलब बिजनेस में पैसा मिलना को बोलते हैं रिसीट्स, और पैसा जाने को बोलते हैं एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, अब रिसीट दो टाइप का होता है, एक है रेवेन्यू और दूसरा है कैपिटल। रेवेन्यू मतलब जो हमारा डे टू डे एक्टिविटी है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ा के जो पैसा मिल रहा है मुझे, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसीट्स। जो मेरा मेन बिजनेस है, जो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो मेरा मेन काम है, जो मैं रेगुलरली करता हूं, उससे जो पैसा आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसीट्स। जैसे मेरे एग्जांपल में पढ़ा के जो पैसा आ रहा है दैट इज रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, लेकिन अगर सपोज मैं स्क्रीन बेच दिया, ये स्क्रीन बेच दिया और ये स्क्रीन बेचकर पैसा आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट। क्योंकि स्क्रीन बेचना मेरा मेन काम नहीं है, जो चीज का मेरा मेन काम है, जो मेरा मेन बिजनेस है, उसको करके जो पैसा आ रहा है रेगुलरली, दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसीट, एंड द अदर्स आर कॉल्ड एज कैपिटल रिसीट। ठीक है, देखना, receipts are categorized into revenue and capital. Revenue, it is the amount received in the normal course of business, that is कहां से, from sale of goods or from rendering of services. क्लियर है? तो गुड्स बेच के या सर्विसेज प्रोवाइड करके जो पैसा आ रहा है दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स। राइट, नेक्स्ट है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट का बहुत शानदार डेफिनेशन है बुक में। कैपिटल रिसीट का डेफिनेशन है वो रिसीट्स जो रेवेन्यू नहीं है वो सारा कैपिटल होगा। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स आर द रिसीट्स विच आर नॉट रेवेन्यू, जो रेवेन्यू नहीं है वो सारा कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट सच एज मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब हम बेच दिए और इससे पैसा आ रहा है, ये हमारा मेन काम नहीं है, अगर इससे पैसा आ रहा है तो ये कैपिटल रिसीट्स होगा। गुड्स बेच के या सर्विस देकर जो पैसा आ रहा है दैट इज रेवेन्यू रिसीट। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब कुछ नहीं बेटा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, खर्चा करना इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। ठीक है, expenditure is the amount spent or liability incurred for acquiring, किस लिए खर्चा किए, for acquiring assets, goods और services। एक्सपेंडिचर बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, तीन कैटेगरी में डिवाइडेड एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, पहला स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि एक बिजनेस करता है फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में। आज अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं जिससे हमको सालों साल तक बेनिफिट मिलता रहेगा, तो ये जो खर्चा हम किए हैं फिक्स्ड एसेट खरीदने में, इस खर्चे को क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस बेसिकली एक्सपेंडिचर incurred to purchase fixed asset और कोई एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट को इंप्रूव करना, कोई एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स को इंप्रूव करना जिससे उस फिक्स एसेट का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ता है, जिससे उस फिक्स एसेट का अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होता है,
उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं एक मशीनरी खरीदा, सपोज मैं एक मशीनरी खरीदा 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख का मशीनरी खरीदना ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि मशीनरी फिक्स्ड एसेट है और ये सालों साल तक हमको बेनिफिट्स देता रहेगा। अब कुछ दिनों बाद ये मशीन मैं एक पार्ट्स में रिप्लेस किया, एक छोटा सा पार्ट है, उस पार्ट को मैं रिप्लेस किया, जिससे क्या होगा, अब ये मशीन ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने लगेगा। जैसे एक दिन में पहले ये 1000 यूनिट बनाता था, अब ये मशीन से एक दिन में 1200 यूनिट बनने लगेगा, तो ये मशीन का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा। पहले ये 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता था, अब ये मशीन 1200 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, तो इस मशीनरी का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा। तो ये जो खर्चा मैं किया पार्ट्स को रिप्लेस करने का, इसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? ईदर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट और टू इंप्रूव द फिक्स्ड एसेट which increases the earning capacity of the business। बिजनेस का अगर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा कोई रिपेयर कराते हैं मशीनरीज में, कोई छोटा मोटा रिपेयर का काम करवाते हैं जिससे अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर है? तो फिक्स एसेट खरीदना तो हमेशा कैपिटल है। अब फिक्स एसेट का इंप्रूवमेंट, अगर उससे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा तो वो कैपिटल है, और अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा तो वो नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर? देखो, इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अक्वायर फिक्स एसेट। फिक्स एसेट खरीदना या फिर और इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट, एग्जिस्टिंग एसेट को इंप्रूव करना, विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस इंप्रूवमेंट से बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होना चाहिए। अगर अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, दैट इज विल गिव बेनिफिट्स फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है more than 12 months, will give long term nature to the business। example of capital expenditures are, कोई भी फिक्स एसेट खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब कुछ खरीदना क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग होता है, खर्चा बार बार नहीं करना पड़ता, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है। एक बार खर्चा किए सालों साल तक उससे बेनिफिट्स मिलता रहेगा। या तो हम फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं या फिर एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट्स में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, जो कि बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखना ध्यान से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा जो रेकरिंग है, जो खर्चा बार बार करना पड़ता है, जो कि बेनिफिट्स देता है शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत जल्दी इसका बेनिफिट्स खत्म हो जाते हैं, खर्चा बार बार करना पड़ता है, ऐसे खर्चों को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि सैलरी हर महीना देना पड़ेगा, रेंट, परचेज, ये सब हर महीना करना पड़ेगा, तो ये सबको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो, एडवर्टाइजमेंट हमको रेगुलरली करना पड़ता है, तो एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट्स ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मतलब विद इन 12 months। एग्जाम्पल सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। क्लियर?
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम है उसका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक से समझना, जैसे कि मैं बताया एडवर्टाइजमेंट क्या है, एडवर्टाइजमेंट जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब रिलायंस का एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है रिलायंस जियो। ठीक है, आया था रफली 2000 आई थिंक 17 में। ठीक है, अब जब कंपनी आया ना, कंपनी फ्री में इंटरनेट दिया, फ्री इंटरनेट दिया, हाई स्पीड इंटरनेट फ्री दिया कंट्री में रफली फॉर 1.5 ईयर्स। तो क्यों दिया फ्री में? ताकि लोगों को इंटरनेट का आदत लग जाए। तो कंपनी क्या कर रहा है, बेसिकली कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा था अपना। कंपनी फ्री में इंटरनेट दिया, एडवर्टाइजमेंट किया। ठीक है, इतना ज्यादा खर्चा किया कंपनी एडवर्टाइजमेंट के नाम पे इन 2017। तुम सोचो, तुम अकेले अपना डेटा भरा रहे हो, 500-600 रुपए लग जा रहा है। मुकेश अंबानी पूरे देश को फ्री में इंटरनेट दिया है, वो भी 1.5 साल तक। सोच सकते हो कितना ज्यादा खर्चा हुआ होगा, है ना। तो ये जो खर्चा रिलायंस जियो किया फ्री में इंटरनेट देकर टू द पीपल ऑफ द कंट्री फॉर रफली 1.5 ईयर्स, ये प्योरली एडवर्टाइजमेंट था। और इसका बेनिफिट आज तक रिलायंस को मिल रहा है। आज भी मेरे पास सिम है जो मैं 2017 में खरीदा था, और वो सिम में मैं आज भी रिचार्ज करता हूं, और आज भी मैं रिलायंस को पैसे दे रहा हूं। तो आज तक रिलायंस को फायदा मिल रहा है। इतना ज्यादा फेमस हो गया कंपनी, हम अपने घरों में नाम सेव करने लग गए। हम अपने फोन में अगर कॉन्टैक्ट्स में देखेंगे, एक नंबर होगा पापा, एक नंबर होगा पापा जियो। सोच के देखो, पापा का सरनेम कर दिए हम लोग जियो। तो जियो कितना फेमस हुआ कि पापा का सरनेम ही जियो हो गया था। बात समझ में आ रहा है? तो इतना फेमस हुआ कंपनी, सब जियो का सिम लाए, सब फ्री में इंटरनेट यूज किए, और आज बहुत सारे यूजर उसको कंटिन्यू भी किए हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट किया रिलायंस 2017 में, इसका बेनिफिट आज तक रिलायंस को मिल रहा है। तो ये जो हैवी एडवर्टाइजमेंट किया है रिलायंस, वैसे तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वैसे तो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट्स मोर देन 1 ईयर तक मिल रहा है, 2017 में खर्चा किया था, 7-8 साल हो गया, फिर भी अभी तक बेनिफिट्स मिल रहा है, तो ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर में मिलता है, ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? डेफर्ड रेवेन्यू और कैपिटल अलग चीज है। डेफर्ड रेवेन्यू में भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, कैपिटल में भी लॉन्ग टर्म है, बट कैपिटल में फिक्स्ड एसेट क्रिएट होता है, बट डेफर्ड रेवेन्यू में कोई फिक्स्ड एसेट क्रिएट नहीं होता है। क्लियर है? देखना, deferred revenue expenditure is the expenditure in nature, is revenue expenditure in nature। तो deferred revenue कुछ नहीं है, revenue ही है, but is written off in more than, लेकिन ऐसा revenue expenditure है जिसका benefits 1 साल से ज्यादा में मिलेगा, because it is estimated that benefits of such expenditure will accrue in more than 1 financial year। For example, large advertisement एक्सपेंडिचर। क्लियर है ये? तो हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो एग्जांपल है किसका? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। क्लियर? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, टाइप्स ऑफ एसेट का एक छोटा सा चीज मैं छोड़ दिया था, बोला था डेफर्ड रेवेन्यू पढ़ने के बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम समझ सकते हैं। देखना, अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर गिव राइज टू फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करते हैं, खर्चा करते हैं, तो उससे बिजनेस में फिक्स्ड एसेट क्रिएट होता है। अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स करते हैं तो कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से करंट एसेट क्रिएट होता है। जैसे हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेज कर रहे हैं, परचेज ऑफ गुड्स,
तो उसे गुड्स नाम का करंट एसेट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से करंट एसेट क्रिएट नहीं होता, खाली एक ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से करंट एसेट क्रिएट होता है, दैट इज परचेज ऑफ गुड्स, क्योंकि गुड्स क्या है, करंट एसेट है। क्लियर है ये? सिमिलरली अगर हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स करते हैं, मतलब हम हैवी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करते हैं, तो हमको सालों साल तक उस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट मिलता रहेगा। तो अगर सालों साल एडवर्टाइजमेंट से बेनिफिट मिलता रहेगा तो वो एसेट है हमारे लिए। ऐसे एसेट को बोला जाता है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस मतलब जो काल्पनिक है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, खर्चा कर तो दिए हैं, इसका बेनिफिट सालों साल तक मिलता भी रहेगा, तो ये एसेट तो है, बट रियलिटी में अगर हम इसको बेचने जाएंगे, सेल करने जाएंगे, तो ये सेलेबल नहीं है। हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स आर नॉट सेलेबल। ये खाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए एसेट है, रियलिटी में ये कोई एसेट नहीं है। तो ऐसे एसेट को बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस का मतलब ही होता है काल्पनिक, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है? तो ये एक्सपेंडिचर से फिक्टिशियस एसेट क्रिएट होता है। फिक्टिशियस एसेट सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट करता है, ऐसा रियलिटी में कोई एसेट नहीं होता है। क्लियर है ये? दिस वाज ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट, स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक या इन्वेंट्री कुछ नहीं है बेटा, बहुत इजी है। जो गुड्स दुकान में है, सारे गुड्स को अगर हम मिला देंगे, जितना भी गुड्स है दुकान में, all the goods are combinedly called as stock या इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री या स्टॉक का मतलब है सारे गुड्स को कंबाइन करके टोटल को बोलते हैं स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। दो टाइप का स्टॉक होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब ईयर के फर्स्ट डे दुकान में जितना स्टॉक है, सुबह बिजनेस शुरू करने का फर्स्ट डे 1/4/2024 जो है, उस दिन जितना स्टॉक है दैट इज ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक कितना, 31/3/2025 को जितना स्टॉक है दुकान में, दैट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहां से आता है? पिछले ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बनेगा करेंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है? तो ओपनिंग स्टॉक मतलब साल के शुरुआत में कितना स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक मतलब ईयर के एंड में कितना स्टॉक है हमारे पास। क्लियर? ये सब छोटे छोटे वर्ड्स हैं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इंसॉल्वेंट का मतलब वो पर्सन जो अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाएगा, और सॉल्वेंट मतलब वो पर्सन जो अपने लाइबिलिटी का पेमेंट कर पाएगा। जैसे मेरा लाइबिलिटी 10 लाख का है और मेरे पास एसेट्स 12 लाख का है, तो मैं 12 लाख के एसेट से 10 लाख का लाइबिलिटी पेमेंट कर दूंगा, तो मेरे को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। वहीं अगर मेरा लाइबिलिटी 10 लाख का है और एसेट सिर्फ 5 लाख का है, तो मैं अपने एसेट से अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे क्या बोला जाएगा? इनसॉल्वेंट। ठीक है? तो इनसॉल्वेंट जो है, ही इज अ पर्सन और अ बिजनेस इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे ऑफ इट्स लाइबिलिटीज। और सॉल्वेंट मतलब विच इज इन अ पोजिशन टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज। क्लियर? नेक्स्ट है वाउचर। वाउचर कुछ नहीं है, वाउचर इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट। वाउचर कुछ नहीं है, वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जिससे कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग प्रूव कर सकते। इट इज एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। आज हम सामान खरीदे तो कैसे प्रूव करेंगे सामान खरीदे? बिल। तो बिल क्या है? बिल इज अ वाउचर। आज हम किसी को पैसा दिए, कैसे प्रूव करेंगे पैसा दिए थे? मनी रिसीट होगा हमारे पास, तो मनी रिसीट इज ऑल्सो अ वाउचर। तो वाउचर मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि एक ट्रांजैक्शन का एविडेंस है, दैट इज कॉल्ड एज अ वाउचर। इट कैन बी अ कैश मेमो, अ इनवॉइस, अ बिल, अ मनी रिसीट, एटसेट्रा। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आज हम बहुत सारे टर्म्स पढ़े, स्टार्टिंग फ्रॉम डेप्रिसिएशन, receipts, expenditures, stock, solvent, insolvent and vouchers. Clear?
तो मैं होप करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा, कंटिन्यू करेंगे इसी को आने वाले क्लासेस के अंदर। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय।